हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंडर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंडर्स आईक्यू पर। दोस्तों, हमने परसेंटेज की शुरुआत की थी और परसेंटेज का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बेसिक ऑफ परसेंटेज देखा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी कि फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज में क्या संबंध है, किस तरह फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जाती है। और हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे, जिससे आपको इसके पैटर्न के बारे में पता चल सके। देखिए, जहां तक बात है परसेंटेज की, तो इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो। रेलवेज में ग्रुप डी, एनटीपीसी में अनेकों प्रकार के परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के। तो आज हम हर क्वेश्चंस की टाइप वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको सभी टाइप हम समझाएंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते इसके एडवांस क्वेश्चंस यानी हार्ड क्वेश्चंस जो हैं उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। टाइप 1। एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपए बचते हैं, तो कुल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे उस व्यक्ति की आय 100 रुपए है। 100% में से वो 69% खर्च कर देता है और 31 100 में से अगर हम 69 को लेस करेंगे तो 31 बचेगा। 31% वो बचाता है। पर उसने क्वेश्चन ने बताया है कि 93 रुपए बचते हैं, तो ये तो 31% है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 93 दी गई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी वो हम आसानी से निकाल लेंगे। 93 डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100। 31 से ये दिख रहा है कि ये 3 बार कट रहा है और 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 300। इसका आंसर हो जाएगा 300 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर, 10% यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर उस व्यक्ति की कुल आय हम 100 मान लें, तो 100 में से वो 20% खाने पर वो खर्च करता है 20 रुपए, 30% बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर वो खर्च करता है 30 रुपए, और 10% यातायात पर यानी ट्रेवल यातायात पर वो खर्च करता है 10 रुपए। इस तरह उसका टोटल जो खर्चा है वो 20 और 30 50 और 10 60 रुपए के बराबर है। इस तरह उसकी कुल बचत जो आती है, सेविंग जो आती है, वो 40% निकल कर आती है। क्वेश्चन में इस 40% की वैल्यू 7,000 रुपए दे रखी है, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जहां 40% बराबर होगा 7,000 के, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? आप सभी जानते हैं 7,000 बट्टा 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 से ये 25 बाहर जाएगा और 25 सत्ते 175 और 2 जीरो, 17,500 रुपए इसकी कुल आय थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17,500 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में हम देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर तथा शेष का, जी हाँ ध्यान रखना है आपको, शेष का 25% खाने पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 5400 रुपए की बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए।
पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये शेष का अंतर है, पर इससे फर्क देखिए किस तरह पड़ता है। कुल आय हम 100 रुपए मान लेंगे। 100 में से उसने घर के किराए यानी रेंट पर खर्च किए 20%। 100 में से 20% खर्च कर लेने के बाद शेष का 25% खाने पर खर्च कर रहा है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि शेष क्या है। शेष हम निकालेंगे, 100 में से 20% गए तो 80। अब इस 80 का 25% खर्च होगा खाने पर, फूड। तो 80 का हम 25% निकालेंगे तो आपको पता है ये 20% आ जाएगा। तो 20 रुपए उसने फूड पर खर्च किए। शेष का 10%, अब इसके बाद भी शेष निकलेगा। 80 में से भी 20 गए तो 60 बचते हैं। 60 का 10% निकालना है जो कि 6 होता है, अर्थात 6 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च किए। एजुकेशन पे उसने 6 रुपए खर्च किए। तो इस तरह उसकी बचत कुल 100 में से हमें 20, 20 और 6 यानी 46 घटाने हैं। तो 100 में से 46 घटाने पर हमें उसकी सेविंग पता लग जाएगी, जो कि हो जाएगी 54 रुपए या 54%। 54% जो सेविंग है वो बराबर है 5400 रुपए के। तो 100% बराबर होगा 5400 बट्टा 54 इंटू 100 यानी 10,000। सी इसका आंसर होगा 10,000 रुपए। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर 5400 रुपए की बचत करता है तो हम सबसे पहले 5400 रुपए जो कि बचत दी हुई है उसे लिखेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले उसने अपनी आय का 20% खर्च किया है, तो ऊपर 100 अपॉन 100 माइनस 20 यानी 80 रुपए बचेंगे। फिर मल्टीप्लाई 100 बटा शेष का 25% खर्च करने के बाद 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 इंटू 100 बटा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च किया तो 10% खर्च करने के बाद 90 बचेगा। तो ये आपका एक ट्रिक के रूप में समझ लीजिए। इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये एक ही लाइन में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको काटने पर भी आंसर आपका 10,000 ही आएगा। तो ये हो गया एक बेसिक तरीका, और ये इसका एक शॉर्ट मेथड हम कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी की तथा शेष का 30% फ्रेंच भाषा में है तथा शेष 6300 किताबें अन्य भाषा में है, तो उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं? कुल पूछा है, हमें शेष बताया है, जो कि एक तरह से या तो बचत आएगी या शेष आएगा। तो सबसे पहले हम शेष लिखते हैं, जो कि है 6300 रुपए, जो कि है 6300 रुपए। गुणा कर देंगे 100 से, बट्टे में लिखेंगे 20% का 20% किताबें हैं तो 100 में से 20 घटाएंगे 80।
गुणा करेंगे 100, बटे में लिखेंगे 50, 100 में से 50 को घटाने पर ये 50 आया है, फिर 100 बटे में लिखेंगे 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70, 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 0। सबसे पहले 7 से काटेंगे, 9 7 63 900, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 225 और 2 जीरो ये रही 22,500। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये 22,500 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखा ये कैसे किस तरह एक ही लाइन में हमें इतना जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेशन की थी उसे करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक ही लाइन में इसे सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर। टाइप 3, यदि यदि की आय, यहाँ ए होगा, यहाँ ए आना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यदि ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन बारंबार एसएससी में देखा गया है और आपने भी इसे सॉल्व किया होगा, आपने भी इसे कई बार प्रीवियस ईयर्स की सॉल्व पेपर्स में इसे देखा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो आइए इसे करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो हम इसे लिखेंगे ए और बी, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो ए की 110 हो जाएगी। तो पूछा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। कमी 10 रुपए की है, 10 बटा ए से, ए के आधार पर पूछी है बी की आय, तो आधार ए है, इस वजह से नीचे ए की इनकम लिखेंगे 110, गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 100 बट्टा 11। ये हम इसे लिखना जानते हैं, हमने फ्रैक्शन वैल्यूज में पढ़ा है, 9 1/11%। ये इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो था वो 9 1/11 था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इसी तरह का है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए और बी, ए की आय बी से 25% अधिक है, बी की आय 100 मानेंगे तो ए की आय हो जाएगी 125। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। सेम हम करेंगे, 25 का अंतर आ गया, 25 लिखेंगे, अपॉन में ए से पूछा है, ए को आधार बताया है, तो ए के आधार पर बी की प्रतिशत पूछी है, तो ए की इनकम हम बट्टे में लिखेंगे जो कि 125 रुपए है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 पंजे 125, 100 बटा 5 बराबर 20%। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 20% इसका आंसर होगा। इसकी एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसे एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, 25% अधिक होने का मतलब 25% को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में हम जानते हैं कि इसे 1/4 कहा जाता है, 1/4 कहा जाता है, ये सब हम सभी लोग जानते हैं। अगर किसी भी इनकम में
वृद्धि या कमी अगर 1/4, 1/5, 1/3 के रूप में हो, ऊपर अंश में 1 हो, नीचे कोई और संख्या हो, तो हम इसका आसानी से जल्दी इसका हल निकाल सकते हैं। ए की आय बी से जितना प्रतिशत अधिक है, 1/4 अधिक है, तो बी की आय ए से कितना कम होगी, तो उसका आंसर होगा हमेशा 1 बटा जो भी हर में जो संख्या है उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1/5। अगर अधिकता ये है तो कमी ये होगी। अगर अधिकता इस फ्रैक्शन वैल्यू में है तो कमी हमेशा इस फ्रैक्शन वैल्यू में होगी। अगर 1/4 की अधिकता है तो कमी 1/5 की होगी। 1/5 को हम सभी जानते हैं, इसे 20% कहते हैं। इसी तरह अगर कोई और क्वेश्चन आए जिसमें 1/3 की अधिकता हो तो कमी 1/4 की होगी। अगर 1/4 की 1/5 की अधिकता हो तो कमी 1/6 की होगी। 1/6 की कमी अधिकता हो तो 1/7 की कमी होगी। ये आप ध्यान रखें, आसानी से आप देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप 4। किसी मूल्य को 15 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। एक आर्टिकल है, एक वस्तु है जिसे 15 रुपए प्रति किलोग्राम हम लाते थे। अब उसका दाम बढ़कर 25 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया तो व्यक्ति अपनी खपत में कमी ना करे तो वह अपने खर्च में कितने प्रतिशत कमी करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानिए हम एक दुकान पर जाते हैं और हम चीनी लेने गए। चीनी के हमने कहा कि लाइए 1 किलो चीनी दीजिए। उसने चीनी दी, हमने निकाल के 15 रुपए दे दिए कि ये लो आपके 15 रुपए। दुकानदार कहता है कि नहीं, 15 रुपए नहीं, ये तो बढ़ करके 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, तो आपको 10 रुपए और इसके पे करने पड़ेंगे। तो हमने जल्दी से अपनी जेब टटोली और उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो हमने कहा कि आप ऐसा करिए, पैसे तो हम नहीं देंगे, यानी हम खपत में अपने खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी हम 15 ही रुपए देंगे, पर आप उसमें से कुछ क्वांटिटी 10 रुपए की जो चीनी है वो निकाल लीजिए और हमें दे दिए। तो वही जो 10 रुपए की चीनी है उसी का परसेंट निकालना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। इसे देखिए किस तरह करेंगे। पहले 15 रुपए की चीनी थी, अब 25 की हो गई। अंतर हमें सबको पता है 10 रुपए का, और यही कमी हमने 10 रुपए की चीनी की हमने खपत में कमी करी है। तो 10 रुपए की चीनी की कमी बट्टा अब जो वैल्यू है, जो अब उसके दाम बढ़कर हो गए हैं, और इनटू लिखेंगे 100। 25 चौक 100 और ये 40% इसका आंसर होगा। यानी वह अपनी खपत में 40% की कमी करेगा तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, दोनों दामों में अंतर बट्टा नई वैल्यू इंटू 100। बस 40% इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखेंगे इस क्वेश्चन को। 20 रुपए से वह 30 रुपए बढ़ाकर उसने दाम को बढ़ा दिया। 20 से दाम अब 30 रुपए हो गए। अंतर कितने का आया? 10 रुपए का।
अगर वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, सेम क्वेश्चन है, तो 10 रुपए बट्टे में लिखेंगे, नई वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 0 से 0 1/3 आपको पता है 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 33 सही 1/3% इसका आंसर होगा। 33 सही 1/3%, बेहद आसान है। अगले टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 5। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है तथा शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को देता है तथा शेष का, ये परसेंट लगा हुआ है, इसकी जगह 1/4 आएगा तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देता है तथा अंत में उसके पास कुल 90,000 रुपए शेष बचते हैं। तो उसकी कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, 90,000 इस शेष वाला जो क्वेश्चन है, जो शेष, बस इसमें और टाइप 2 में यही अंतर है कि वो परसेंटेज पे बेस था और ये जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन वैल्यू पर बेस है। ये जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन वैल्यू पर बेस्ड है। इसे भी उसी तरह करेंगे, इसका तरीका जान लीजिए। 90,000 रुपए इसकी बचत, मल्टीप्लाई करेंगे, हम वहां मल्टीप्लाई करते थे 100 और 100 में से उस भाग को घटा देते थे। यहां पर चूंकि मामला फ्रैक्शन वैल्यू का है 1/5, तो हम 1/5 की जगह 4/5 लिखेंगे। इसका मतलब एक में से अगर 1/5 को घटाते हैं तो 4/5 आता है। अब इस 4/5 को हम उल्टा करके लिखेंगे, 5/4। समझ में आया? कुल भाग को ऊपर लिख दिया और उसमें से अंश वाले हिस्से को घटाकर नीचे लिख दिया। दूसरा करते हैं 2/7। 2/7 में 7 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 5 को नीचे लिख दिया। ऐसे ही 1/4 में से 4 को ऊपर और 4 में से 1 को घटाकर 3 को नीचे लिख देंगे। इसको काट सॉल्व करने पर 3 तिया 9, 7 तिया 21, यानी 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए कुल संपत्ति आएगी। ये आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल हमने जो पुराना, मैं दिखा देता हूं आपको वो टाइप। बस इसी तरह ये क्वेश्चन है जैसा हमने टाइप 2 पढ़ा था कि हम 100 ऊपर और उसमें से लेस करके परसेंटेज को नीचे लिख देते, उसी तरह से टाइप 5 में भी हम 1/5 में से 5 को ऊपर लिख देंगे और उसमें से 4 को घटाकर, उसमें से 1 को घटाकर 4 नीचे लिख दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग बड़े बेटे को देता है तथा शेष का 1/7 भाग अपने भाई को देता है तथा शेष का 2/7 भाग अपनी बहन को देता है। यदि अंत में उसके पास कुल 4200 रुपए बचते हैं तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बचे हुए हिस्से को लिखते हैं, 4200 रुपए गुणा करेंगे 1/3 भाग, तो 3 ऊपर और 3 में से 1 घटा देंगे, 2 नीचे, इंटू 1/7 भाग अपने भाई को देता है, 7 ऊपर और 7 में से 1 घटाने पर 6 नीचे। ऐसे ही शेष का 2/7, इसमें भी 7 ऊपर और 7 में से 2 घटा देंगे, 5 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटने पर हम देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 से काटते हैं,
5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0, 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 70, 7 तो 7 49 इंटू 7 या 21, 21 को 49 से गुणा करेंगे, 49 को 21 से गुणा कर देंगे, 9 4, 9 दूनी 18, 8 4 दूनी 8 और 1 9, 9 2 10, 10,290। बी आंसर इसका सही होगा, 10,290। इसे गुणा करने पर 10,290 आता है, ये इसका आंसर होगा। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 6। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यदि वह 40 अंक कम प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है तो कुल अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे एग्जाम में कि किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, 40 अंक वह प्राप्त करता है और 40 अंकों से वह फेल हो जाता है। चलिए इसको करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पास होने के लिए क्या जरूरी है। पास होने के लिए 40% अंक आना जरूरी है। उसको मिले कितने हैं? उसको मिले हैं 40 अंक और वह फेल हुआ है 40 अंकों से। अगर उसके 40 अंक और आ जाते तो वह पास ना हो जाता। तो अगर हम इसके 40 नंबर बढ़ा दें, 80 नंबर हो जाएंगे तो वह पास हो जाएगा। यही तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 40 अंक उसके आए हैं, 40 और आ जाते तो वह पास हो जाता, यानी उसके अगर 80 नंबर होते तो वह पास हो जाता और पास होने की परसेंटेज वैल्यू 40% है। तो 40% अगर 80 के बराबर है तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 80 बटा 40 गुणा 100 2 बार। तो कुल अंक, पूर्णांक, अधिकतम अंक या इसकी जगह पूर्णांक भी आ सकता है लिखा हुआ, हो जाएंगे 200। 200 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह का है। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक प्राप्त करना पड़ता है। यदि वह 210 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से फेल हो जाता है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पास होने के लिए हमें जरूरत है 80% अंकों की। वह 210 अंक ले आता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसके 50 अंक जोड़कर इसे पास कर देते हैं 260 अंकों के साथ। 260 अंक पे अगर वह पास हो जाता है तो पास होने की जो प्रतिशत है वो 80 है। तो 80% बराबर होगा 260 के, तो 100% बराबर होगा 260 बटा 80 इंटू 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से काटेंगे, 4 सिंग 24, 4 पंजे 20, 65 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 पचम 25, 5 6 का 30 और 2 32, 325 अंक, अधिकतम अंक जो होंगे वो 325 होंगे। तो आगे चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 7। किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक प्राप्त होते हैं तथा वहां 14 अंकों से वह फेल हो जाता है। ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक लाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसे करते हैं क्वेश्चन को। 28% अंक जो विद्यार्थी प्राप्त करता है
वह 14 अंकों से फेल हो रहा है और जो 32% जो विद्यार्थी अंक हासिल कर रहा है वो 18 अंक से फेल हो रहा है। इन दोनों अंक प्रतिशतों के बीच जो अंतर है वो 4 का है और इन दोनों प्राप्तांकों के बीच जो अंतर है इसका अंतर ये 14 कम है और यह 14 अधिक 18 अधिक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे जो हो जाएगा 32। तो प्राप्तांकों के बीच का अंतर 32 है और इनके परसेंटेज वैल्यू का अंतर 4 है जो कि आपस में बराबर है। इसका मतलब है 4% जो अंक है उनका मान है 32। इस तरह 100% का मान होगा 32/4 गुणा 100 बराबर 800। 800 इसके पूर्णांकों का मान होगा 800, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है 25% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक लाता है। यहाँ ये 30 अंक कम ला रहा है और ये 20 अंक अधिक ला रहा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको भरने के लिए 50 अंकों की जरूरत है और यहाँ परसेंटेज वैल्यू में जो अंतर है वो आएगा 25 का। इसका मतलब 25% बराबर है 50 के, तो 100% बराबर होगा, ये डबल हुआ है तो ये भी डबल हो जाएगा 200, तो पूर्णांक होगा 200 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। टाइप नंबर 8। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि जीतने वाले को 54% मत प्राप्त हुए तथा वह 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? किसी भी चुनाव में 54% अगर 100 में से 54% किसी एक उम्मीदवार को मिलते हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को 100 में से बचे हुए यानी 46% वोट मिलेंगे। प्रतिशत मत प्राप्त हुए, वह 640 मतों से जीत गया, यानी इन दोनों में मतों का जो अंतर है वो 640 था। प्रतिशत वैल्यू में, परसेंट वैल्यू में जो अंतर है वह आपको दिख रहा है यहाँ 8 का है। 8% का है जो कि 640 के बराबर है। अगर 8% 640 के बराबर है तो 100% की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। 640/8 गुणा कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 8000 मत। कुल पड़े मतों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी 8000। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% मत मिले तथा वह 900 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बेहद आसान है। 100 अगर कुल मत मानते हैं, उनमें से 65% अगर जीतने वाले को मिलता है, तो बाकी बचा हुआ 35% हारने वाले को मिलेगा। इन दोनों के बीच अगर हम अंतर करेंगे तो 30 का अंतर है, 30% का, और मतों में जो अंतर है वो है 900 का। 30% की वैल्यू 900 के बराबर है, तो 100% हम आसानी से निकाल लेंगे 900/30 गुणा 100। 30 से 3 बढ़ जाएगा तो 100% यानी कुल मतों की संख्या आ जाएगी 3000, जो कि ऑप्शन सी है। कुल मतों की संख्या 3000 आ जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास?
अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और आप हमसे जुड़े रहें। चलिए मुलाकात होगी कुछ और एडवांस परसेंटेज के कुछ एडवांस क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।